वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आवाज नहीं है मेरे को। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हाँ जी, आओ। तो आज बातचीत शुरू करते हैं। क्लास 12 चालू करी अपन ने और बहुत सारी बातें करनी है वैसे आज, है ना। कुछ मेजर बातचीत आपसे मैं करूँगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ कुछ बातें, ताकि ये आपको पहले दिन क्लियर रहे तो अच्छा रहेगा। क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडीज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये है ना थोड़ा सा तो नहीं, क्लास 11 से कंप्लीट डिफरेंट चीज़ है, ठीक है ना। क्लास 11 में जो भी हमने पढ़ा वो आप ऐसा मान लो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन बोले तो कैसे बोलेंगे, जैसे आपको नए नए बच्चे थे ना, कॉमर्स में नए नए आए, तो आपको हम छोटी छोटी बातें बताते थे। जैसे आपको क्या सिखा रहे थे कि सोल प्रोप्राइटर क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होती है, कंपनी जैसी कोई चीज़ होती होगी, आर्टिफिशियल पर्सन जैसा कुछ होता होगा। फिर हमने आपको बेसिक सिखाया कि प्रोडक्शन क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है, परचेज किसको बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाते हैं तो आपको डिटेल में बताते हैं कि मैन्युफैक्चरर कैसे होंगे, ये सब बातें आपसे करी। आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छा चैप्टर जो मुझे पसंद है, हम पढ़ते हैं सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हम इक्विटी शेयर, ओनर फंड, बोरोड फंड की चर्चाएं करते हैं। और आगे की तरफ चलो तो आपको नेशनल इंटरनेशनल बिजनेसेस के बारे में चर्चा करने को मिलता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर के बारे में बात करने को मिलता है, एमएसएमई के बारे में बात करने को मिलता है। देखा जाए तो हम कुल जमा बात क्या कर रहे थे, इंट्रोडक्शन की। हम सब आपको बिजनेस का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझा रहे थे, कुछ बहुत डिटेल्ड चर्चा आपसे नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो क्लास 11 के बीएस को मैं ऐसा बोलता हूँ कि क्लास 11 का जो बीएस है, ये है ना बीकॉम वालों का बीएस है। बेसिक बेसिक बातचीत, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते। क्लास 12 का जो बिजनेस स्टडीज होता है, ये मैनेजमेंट की बातचीत। मैनेजमेंट को आप बोल सकते हो कि ये एमबीए वालों का है। छोटा सा एमबीए ही करेंगे साल भर के अंदर, ऐसा समझ के चलना आप, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैं सारी डिटेलिंग आपको बता देता हूँ। ये क्यों मैं ही पढ़ाता हूँ, भले ही 11th का बीएस कोई और पढ़ाए, उसके बाद भी 12th में क्यों बुला लेते हैं मेरे को इसमें, वो सारी बातें क्लियर करता हूँ। उसके कई सारे कारण है। पहले तो क्या है कि क्लास 12 का ये जो एलिमेंट है मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट बड़ा डिफरेंट है ना। ये सिर्फ क्लास 12 की बात नहीं है। अब अपन एक बेसिक स्टडी नहीं करने जा रहे जो सिलेबस है और सिलेबस पढ़ के एग्जाम देंगे। अब जो बातचीत हम करने जा रहे हैं, ये थोड़ा सा हमारी रियल लाइफ से बेस्ड है, हमारी रियल लाइफ को कनेक्ट करने के लिए इसमें बातचीत करना है। क्या ये बात समझ पाते हो आप? अच्छा, अब कैसे पढ़ेंगे, तो मैंने एक बुक लिखी है कॉन्सेप्ट्रा करके, ये उसका पहला पार्ट है। तो मैं आपको ये बुक दूंगा, कॉन्सेप्ट्रा पार्ट 1। कॉन्सेप्ट्रा का जो नाम आया है, ये आया है कॉन्सेप्ट प्लस मेहोलिस्टिक मंत्र करके, ठीक है। तो जो मंत्र होते हैं, मंत्र दिए जाते हैं, वैसे मंत्र हैं इसमें और कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उससे मैंने नाम बनाया कॉन्सेप्ट्रा, ठीक है। तो इसमें आप कॉन्सेप्ट सीखोगे और मेरे दिए गए बहुत सारी बातें ऐसी सीखोगे जो अलग तरीके की होती है, ठीक है। अब इसमें क्या बातें हैं, कैसी बातें हैं, देखो हैंडसम सा दिख रहा हूँ। तो जो पार्ट 1 है, इसको मैं बोलता हूँ इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। क्या नाम बोलेंगे हम इसको? इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। टोटल चैप्टर कितने हैं अपने को? टोटल 12 चैप्टर है, ठीक है। पहले पार्ट में कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर हैं। चैप्टर कौन कौन से हैं? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, चैप्टर 1। फिर आपको मिलेगा इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट। ये 3 चैप्टर का एक स्लॉट बनता है, ठीक है। इन 3 चैप्टर को जीवन में आप जब भी दोबारा पढ़ेंगे तो एक साथ पढ़ेंगे, इनको शिफ्ट नहीं करना। पहला चैप्टर पहले पढ़ लूँ, 8वां चैप्टर पहले पढ़ लूँ, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे 1 2 3 को साथ में ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और यही हायरार्की, अगर स्कूल में ये हायरार्की फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर वो मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रहे हैं, वो आपका सिलेबस कवर करा रहे हैं। बहुत सारी उसकी भी बातें होंगी, मैं वो समझाता हूँ। तो पहले 3 चैप्टर को पहला पार्ट बना के चलना है अपने को। इसकी एक यूनिट भी होती है और इसके नंबर्स भी ज़्यादा होते हैं, करीबन 20 से 25 नंबर का वेटेज यही कवर कर देता है आपका, ठीक है। तो शुरुआती 3 चैप्टर में ही आपको ओवरऑल बिजनेस तो समझ आ जाएगा, लेकिन पूरी बातचीत नहीं है। अभी हमने कैसा करा ना, बात करके थोड़ी सी बात बढ़ा ली, जैसे होता है ना बात में से बात निकल आती है, एक शब्द में दूसरा शब्द छुपा होता है, वैसी बातचीत। मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस कोट करें, ठीक है। मैंने ये नहीं बताया कौन से पेज से कौन से पेज तक जाना है, मैंने पेजेस कोट करें। जो पहला चैप्टर है वो 36 पेजेस का है, फिर 37 पेजेस का है और 18 पेजेस का है। पेजेस की क्यों बात कर रहे हैं, तो 2 3 चर्चाएं हैं इसमें, वो करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर एक 5 चैप्टर का प्रोसेस
बेस्ड या फंक्शन बेस्ड हमको 5 चैप्टर मिलते हैं, जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब ये पांचों की अपनी एक सीरीज है, इनको भी सीक्वेंस में ही पढ़ना है, आगे पीछे नहीं पढ़ना। मतलब प्लानिंग होगी तो ऑर्गेनाइजिंग होगी, पहले ऑर्गेनाइजिंग कर ली फिर प्लानिंग करी, ऐसी चर्चा नहीं होती है। तो जहां भी ऑर्डर ब्रेक हुआ मतलब फिर मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रहे, ठीक है ना। तो ये मेन चर्चा है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस है 227, 227 पेज लगभग अपने को इसमें पढ़ना है। और पार्ट 2 जो है वो भी 200 पेज की है, तो टोटल जो आप पढ़ोगे वो 400 सवा 400 पेजेस पढ़ोगे क्लास 12th में। पेजेस वाइज क्यों बता रहा हूं मैं, ध्यान समझना। अपन ने जल्दी चालू करी है पढ़ाई, है ना, 15th ऑफ मार्च 16th ऑफ मार्च से हमने स्टार्ट कर दिया है। लगभग हम नेक्स्ट मार्च में ही एग्जाम देंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास 365 दिन का पूरा समय है, और अगर 400 पेज पढ़ना है तो मैं एक दिन में 2 पेज भी पढ़ता हूं तो मेरे लिए बहुत सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना रोज है, वो वाली चीज है। ठीक, खासी खास इसमें जो हम आगे चर्चा करेंगे वो पहले चैप्टर से करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से ये चर्चा है। लेकिन इस चैप्टर तक लाते लाते भी मेरे को 2 लेक्चर लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे किताबों की बातचीत नहीं है, यहाँ पे तो मेरी और आपके डिस्कशन है। जितना ज्यादा हम डिस्कस करेंगे उतना ज्यादा क्लैरिटी से हम इन बातों को समझ पाएंगे, उतनी डेप्थ में हम जा पाएंगे, और जितना आप डेप्थ में जाओगे उतना आपको समझ आता जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अलग जोनर है। ये जोन में आज से पहले अपन नहीं थे। क्यों इस जोन में हम आज से पहले नहीं थे, मैं वो समझाता हूं आपको। क्लास 11th में और 12th में एक चीज तो बेसिक ही है कि 100 नंबर का पेपर है, ठीक है। 20 नंबर का आपको क्या आ जाएगा, प्रोजेक्ट। कितने नंबर बचे दोस्त, तो 80 नंबर का आपको क्या देना है, डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है। ठीक है, ये 80 नंबर को भी अगर अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो टोटल चैप्टर कितने हैं अपने पास, 12 चैप्टर है। तो एक चैप्टर की वेटेज कितनी हुई, लगभग 6.6 समथिंग कुछ आता है। तो 6 से 7 नंबर मान के चलूं मैं। जो चैप्टर छोटे हैं उनमें 3 से 4 नंबर हो जाएगा, जो चैप्टर बड़े हैं वो 7-8 नंबर के हो जाएंगे। पर एवरेज सारे चैप्टर की वैल्यू कितनी है, 6 नंबर। तो यहाँ कोई चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चैप्टर कम इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। ठीक, अब क्या होता था, आज से बहुत साल पहले तक क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का बहुत मजाक उड़ाते थे लोग। थ्योरी सब्जेक्ट है, बड़े आसान से कवर हो जाता है, इतना टेक्निकल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाते हैं, ऐसी सब बातें होती थी। बच्चा बहुत स्कोर भी करता था। थोड़े समय बाद सीबीएसई ने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी कि अब है ना हम बीएस के लेवल को बढ़ाएंगे, क्लास 12th में जो बिजनेस स्टडीज़ है इसको थोड़ा सा टेक्निकल बनाएंगे। तो उन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस करी, पेपर में उन्होंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछना शुरू किया। क्या 11th के किसी स्कूल में इस पे बातचीत हुई है, क्या 11th में हमने कोई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखा था, एक आधी। 80 में से कितने नंबर के पेपर, कितने नंबर के क्वेश्चन आए होंगे जो केस स्टडी बेस्ड होंगे, 4-5 नंबर, 10 नंबर, ऐसा है ना। अच्छा, केस स्टडी करने में प्रॉब्लम आई क्या अपने को, मैनेज हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अब आपको 80 नंबर का जो पूरा पेपर आएगा उसमें से 60 नंबर सिर्फ केस स्टडी आएगी, तो है ना, 60 नंबर क्या होगी, सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी होगी, तो कैसे करेंगे। और केस स्टडी में प्रॉब्लम क्या आती है, तो अब क्या है ना, अब अपने को नॉर्मल व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की एक पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। ठीक है, केस स्टडी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है हमारे सामने वो आती है रीडिंग की। हम सब रीडर है पर हम सब एक्टिव रीडर नहीं है। हम सब लोग कैसे रीडर होते हैं, पैसिव रीडर। पैसिव रीडिंग समझते हो, जैसे मैंने आपको न्यूज़पेपर पढ़ने को कहा, तो न्यूज़पेपर आप कैसे पढ़ेंगे कि अच्छा इंदौर में रंग पंचमी खेलते हुए विजयनगर में मस्ती हुई, है ना, ये सब बातें आप पढ़ेंगे। लेकिन जब मैं बोलूँगा आप इसको एक्टिवली रीड करो, किसी चीज़ को एक्टिवली रीड करने का मतलब क्या होता है, जब आप पढ़ते हो तो ये मतलब निकालते हो कि इस कहानी का मतलब क्या है, इस कहानी का सारांश क्या है, ये कहानी मैसेज क्या देना चाहती थी। जैसे हमको बचपन में एक कहानी सुनाई कि एक खरगोश होता है और एक कछुआ होता है, दोनों रेस लगाते हैं। पहली बात तो बेवकूफ़ी वाली बात है कि क्यों लगा रहे हैं, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्यों रेस लगाना, और जंगल में जाकर रेस लगाना है। दोनों ने रेस लगा ली जिसमें खरगोश जीत गया, खरगोश जीत जाता है ना।
कछुआ जीत जाता है। तो ये कहानी सुनाने का क्या मतलब था? पहली बात तो मैंने सुनी तो मतलब बकवास बात है, कछुआ जीत ही नहीं सकता। बोले नहीं, खरगोश घूम रहा था, इधर उधर घूमने चला गया था, चिल कर रहा था, तो वो कछुआ जीत गया। ठीक है, आज कहानी का मतलब समझ में क्या आता है कि मैं बहुत तेज दौड़ूं, रुक जाऊं, आराम करूं, फिर दौड़ूं? नहीं, मैं स्लो चलूं पर स्टेडी चलता रहूं, धीरे धीरे चलता रहूंगा, तो आज नहीं तो कल अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगा। तो अब मॉडर्न टाइम्स में मोटिवेशनल स्पीकर क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी इज द की। अरे वो कछुआ मर गया कंसिस्टेंसी सिखाता सिखाता बेचारा, उसको चाइना ले गए, उसका सूप बन गया है अब। पर वो जो कंसिस्टेंसी सिखा रहा था, वो उस टाइम भी यही बोलना चाह रहा था ना कि वो लोगों से बेटर हो आप जो स्लो चल रहे हैं लेकिन स्टेडी चल रहे हैं, कंटिन्यू चलते जा रहे हैं, उनसे फार बेटर हो आप। तो कहानी वो थी, मैसेज आज समझ में आता है। ठीक है, तो ऐसे ही केस स्टडी में होगा ये कि हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, एग्जाम में एक बड़ा सा पैराग्राफ लिखा होगा, कहानी आपको पढ़ना है, और जितना आप 12th का बीएस पढ़ोगे उसको यूज करके कहानी का क्रक्स निकालना है और जवाब देना है। तो अब ये इतना आसान नहीं है और इतना जल्दी नहीं कर सकते आप। अगर आपकी रीडिंग की आदत नहीं है, अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ के इंटरप्रीट नहीं कर पाते हो, तो आपको करीबन एक पैराग्राफ को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। 2-3 बार पढ़ोगे, फिर सोचोगे, फिर लिखोगे, तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। करीबन करीबन बीएस में 1.5 घंटा आपका सिर्फ रीडिंग में चला जाता है, अगर आप एक्टिव रीडर नहीं हो, क्योंकि आपको लगभग हर क्वेश्चन एक बड़े से पैराग्राफ में पढ़ना है। दूसरा, जो हम 12 चैप्टर पढ़ते हैं ये सब इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो जो बात आप प्लानिंग में पढ़ रहे हो उसका कहीं ना कहीं रेफरेंस ऑर्गेनाइजिंग में है। अब वो पूरी कहानी आपको ऑर्गेनाइजिंग की सुनाएंगे केस स्टडी में, पर पूछेंगे प्लानिंग, प्लानिंग की कहानी सुनाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग की सुनाएंगे, लेकिन स्टाफिंग पूछेंगे। अब आप मना नहीं कर सकते ना कि केस स्टडी में आपने क्या करा है ना, जोन बहुत बड़ा खोल दिया। अब वो कोई भी कहानी सुनाएगा और आपसे सवाल पूछेगा, और आपको उस कहानी को समझ के जवाब देना है, उस केस को समझ के जवाब देना है। तो अब मैं 1000 केस स्टडी कर लूं प्रैक्टिस, तो भी क्या मैं वो केस सॉल्व कर दूंगा जो मेरे सामने पहली बार आया है? नहीं। तो यहां पे अब हमारा बीएस जो होता है वो हो जाता है टेक्निकल और डिफिकल्ट। ठीक है, तो फिर उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो पहली चीज हमको जो करना पड़ती है वो करना पड़ती है कि हमें एक्टिव रीडर बनना पड़ता है। हमारी जो रीडिंग स्किल है उसको हमको इन्हांस करना पड़ता है। रीडिंग स्किल इन्हांस करने के लिए मैंने बुक को लिखा है, मैं आपको समझाता हूँ इस बुक को कैसे पढ़ते हैं। तो अब एक 10 मिनट के लिए इस पूरी चीज को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, हर चैप्टर के शुरू में मैं आपको ये समझाऊंगा, अभी भी मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे पढ़ते हैं। ये बुक की स्टार्टिंग हो रही है, पहला चैप्टर है। अच्छा, बहुत सारे स्कूलों में अलग अलग रेफरेंसेस चलती हैं। कुछ स्कूल समझदार हैं जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं ब्लाइंड। आप एनसीईआरटी को पेज बाय पेज इससे मिला लेना, एज इट इज मिल जाएगी। उल्टा ये एक्सटेंडेड वर्जन टू एनसीईआरटी है ना, जो चीज़ें एनसीईआरटी में भी नहीं है वो भी इसमें एडेड है, और एनसीईआरटी के ही लाइंस इसमें लिखे हुए हैं। तो आपको एनसीईआरटी से ज़्यादा ही पढ़ने को मिलेगा। तो घबराना मत कि हमारे स्कूल में एनसीईआरटी ही चलती है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूँ मैं भी, पर इस बुक को लिख के मैंने छोटी छोटी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स जो हैं उनको क्या कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया। तो जब भी कोई चैप्टर चालू होगा तो सबसे पहले हमें कहानी मिलेगी, एक स्टोरी लाइन आपके सामने शुरू होगी। जैसे यहाँ पे कहानी जो है वो स्मिता राय की कहानी है। स्मिता राय कौन है क्या है, जब मैं लेक्चर में आऊँगा तब बात करूँगा। कहानी सुनाऊँगा, कहानी पढ़ लेंगे, फिर एक केस स्टडी होगी। यहाँ पे केस स्टडी किसकी है? टाटा स्टील्स की। तकरीबन हर चैप्टर किसी ना किसी कहानी से शुरू होगा, किसी न किसी केस से शुरू होगा, और हर चैप्टर के शुरू में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा कि ये नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट से मैंने क्या सीखा, क्योंकि जो आपने चैप्टर 1 से सीखा वही चैप्टर 2 में जाके अप्लाई हो पाएगा। ठीक, तो पहले कहानी सुन लेंगे, केस स्टडी पढ़ लेंगे, और इसके बाद शुरू होगा हमारा चैप्टर। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने इसमें कई सारे बॉक्सेस छोड़े हुए हैं, तो जो आपने पढ़ा उसको आप अपने ही शब्दों में आप ब्रीफ करोगे, तो ये आपका होमवर्क वाला पार्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से ये वर्कबुक पैटर्न में चल रही है। ठीक, कॉन्सेप्ट्स हैं, ट्राइंगल्स हैं, बहुत सारे डायग्राम्स भरना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग टॉपिक आपको मिलते जाएंगे। अब इनमें कुछ खास बातें हैं। देखो, जैसे एक टॉपिक मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए एक टॉपिक चल रहा है इफेक्टिवनेस वर्सेज एफिशिएंसी, कुछ होता होगा।
अब इस पूरे को जब आप पढ़ोगे तो इसमें आपको दो खास बातें दिखेंगी, ये हर चैप्टर में है। एक आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिल रहा है, इंडियन एग्जाम्पल। एक नीचे यहाँ पे क्या दिख मिल रहा हो, क्या लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इंटरनेशनल एग्जाम्पल। मतलब इसी टॉपिक पे जो मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा उसमें इंडिया की कोई कंपनी है जिसने आज तक ये किया है क्या, बाहर की कोई कंपनी जिसने आज तक ये किया है, तो अगर किया है तो मैंने कोट कर रखा है। तो अब आपके पास कई सारी कहानियां होंगी सिर्फ एक टॉपिक को समझने के लिए, और जो मैं डिस्कस करूंगा वो तो अलग है ही, वो तो हम कॉमन बातें करेंगे ही सही। तो इसमें कई सारे इस तरीके के एग्जाम्पल मिलेंगे, फिर इसको ब्रीफ करेंगे हर टॉपिक के साथ है। जैसे आपको क्लास 11th में वो पढ़ाया क्या, सोल प्रोपराइटर, तो फीचर्स ऑफ सोल प्रोपराइटर पढ़ाए होंगे, तो क्या क्या फीचर्स होते थे, इजी फॉर्मेशन और क्लोजर है ना, लिमिटेड लाइबिलिटी की अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, और क्या कंट्रोल खुद के पास है, इस सब बातें हम करते थे, प्रॉफिट कमाएगा खुद रखेगा, ऐसी बातें। तो बीएस में हमने एक चीज सीखी थी कि जो भी टॉपिक होता है उसके सब टॉपिक होते हैं जिनको हम सब हेडिंग बोलते हैं, और फिर उनकी ब्रीफ होता है। तो हमको ऐसा सिखाते हैं कि सब हेडिंग याद कर लो और अंदर का मन से लिख देना। यहाँ पे भी बिल्कुल यही बोलूंगा मैं कि सब हेडिंग याद कर लो और अंदर का मन से लिख देना। पर केस स्टडी में एक टाइप है, वो क्या करते हैं, एक पूरा पैराग्राफ लिखते हैं और वो पूछते हैं बताओ कौन से 4 फीचर थे। तो आप पढ़ोगे तो याद आ जाएगा कि भाई परवेसिव था, कंट्रोलिंग में आपका कंटिन्यूस था, ठीक है। फिर वो धीरे से ये पूछते हैं कि वो लाइन बताओ जिसकी वजह से आपको लगा कि इसका आंसर परवेसिव है। तो अब आप चीटिंग कैसे करोगे, जैसे आपने पीछे पूछा कि भाई फर्स्ट वाले का बता दे, उसने 4 नाम बता दिए, या चलो आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो, आप रट के ही चले गए सारे फीचर, कि अपन वो सिखाते हैं ना निमोनिक, FOSS, रट के चले गए और चारों लिखा है कि भाई फीचर तो पूछे चारों ही होंगे, उसने 4 पूछे मैं 5 लिख देता हूँ, जो गलत होगा काट देगा। बोलेगा नहीं, वो लाइन बताओ जहां पे फीचर लिखा है, फिर कैसे करोगे। तो क्लास 12th में बिजनेस मैनेजमेंट में मेमोरी काम नहीं आती, या स्किल काम आती है। मेमोरी का पार्ट है, आइडेंटिफिकेशन तक है, लिखने का काम बहुत अलग है, समझने का काम बहुत अलग है। मतलब आप सोचो, आप अक्षिता जी ने जो लाइन पढ़ी वो सुन के उनको लगा कि जो आंसर है वो कंटिन्यूस है, हमारे भाई ने लाइन पढ़ी, इनको सुन के लगा कि नहीं इसका आंसर परवेसिव, आप कैसे चीटिंग कर लोगे। और चीटिंग करने से ज्यादा मेरा यहाँ पे कॉल ये है कि इंटरप्रिटेशन हर आदमी का अलग होता है। एक आदमी एक दूसरे आदमी को अलग इंटरप्रीट करेगा हमेशा, हर कहानी का मतलब आपके लिए अलग है। कुछ लोग मूवी देखते हैं तो उनको हीरो अच्छा लगता है, कुछ को हीरोइन अच्छी लगती है, जैसे मेरे को विलन अच्छा लगता है। हंस सिसा रहे हैं जैसे कि नहीं, ये सब 2025 वॉज नॉट गुड, तो अभी होल्ड पे है, सब नहीं करना है। तो 2026 में मेहनत करना है और हीरो को देखना है। तो सबका इंटरप्रिटेशन अलग अलग है ना, सब लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो वैसे ही केस पढ़ने के बाद इंटरप्रिटेशन भी क्या होगा, अलग अलग होगा, तो उसको समझना है। तो अब मैंने इसमें क्या कर रखा है, हर सब पॉइंट के नीचे आपको एग्जाम्पल कोट करके दे दिए। कैसे, जैसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा, एक इंडियन एग्जाम्पल मिल जाएगा, फिर आपको इसमें एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल मिले। मतलब टॉपिक देखो इतना सा है, ये देखो ऊपर आप 3 लाइन देख पा रहे हो, यहाँ से चालू हुई है, यहाँ खत्म हो गई है, और एग्जाम्पल कितने डालना पड़ रहे हैं मेरे को। कहने को एक सब हेडिंग है, समझाने के लिए 3 मिनट लगेंगे, पर एग्जाम्पल एग्जाम्पल हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएंगे कि अच्छा नेशनल लेवल पे ऐसे यूज होता है, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे यूज होता है। इन सब चीजों में और भी इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जब भी मैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक कवर करता हूं तो फिर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा इसमें, जो कि मैंने लिख दी है। मैं जो कहानियां सुनाऊंगा वो तो अलग है, जैसे यहाँ पे मैंने एक छोटी सी केस स्टडी लिखी है आईटीसी की, ये भी अपने सिलेबस का पार्ट है। एंड में आके आपको सुनाता हूँ, देखो जहाँ चैप्टर एंड होगा तो यहाँ आपको मिलेंगे कौन, जानते हो आप इनको, कौन है ये, किसको देख रहे हो पहले आप मेरे को ये बताओ। जेठालाल, हाँ उन्हीं को देखो आप। तो अब मैंने इसमें एक छोटी स्टोरी लिख रखी है आपके लिए। अब जेठालाल बबीता जी को समझा रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है,
क्योंकि उनसे अच्छा मैनेजमेंट किसको आता है, दया को भी मैनेज कर लिया, बबीता जी को भी मैनेज कर लिया, तो ही इज द ओजी मैनेजर। तो वो मैनेजमेंट सिखाएंगे। ऐसे हर चैप्टर में आपको कैरेक्टर मिलेंगे, कहानियां मिलेंगी, जिनको पढ़ के समझ के हम क्या करेंगे, फाइनल जवाब देंगे। क्या आपको बुक कैसे रीड करना है समझ में है? ये बुक एआई के हेल्प से लिखी है मैंने, इसलिए मेरे को इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसकी खास बात ये है कि इसको आप मेरे बिना पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे को वो पॉइंट बताने कि यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है और इसके अंदर ये पॉइंट है, तभी इसको आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको चैप्टर 1 दे दूंगा, ताकि जब अपन डिस्कशन करेंगे तो काम आ जाएगा। आप कोशिश करना कि उसका प्रिंट अपने साथ कैरी करो, ताकि आपको हाईलाइट करने वगैरह में प्रॉब्लम ना आएगी। क्लास 12th वालों की आपने बुक्स देखी ही थी, वो किस तरीके से हाईलाइट करते थे, अपने नोट्स बनाते थे, वैसा। कहीं यहाँ तक बात क्लियर है? तो आई थिंक आई एम वेरी डन विद दी इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक और बुक दूंगा, ये मैं आपको पहले दिन ही दे दूंगा। इस बुक का नाम है रिविजो, है ना? क्यों है ये, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, सिलेबस समझाता हूँ। टोटल कितने चैप्टर है अपने को? 12। पहले 8 चैप्टर कौन से हैं? इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। बचे हुए जो 4 चैप्टर हैं वो एप्लीकेशन टू मैनेजमेंट है, जिसको हम बुक 2 बोलते हैं। ठीक है, उसमें एक चैप्टर आता है मार्केटिंग करके, और आपके स्कूल में जो प्रोजेक्ट बनेगा 20 नंबर का, वो हो सकता है कि मार्केटिंग से बने। तो बहुत सारे स्कूल्स टीचर क्या करते हैं कि मार्केटिंग वाली बुक पहले पढ़ाते हैं, पर वो जो चैप्टर का नाम है वो नाम क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। नाम क्या है? आवाज नहीं, नाम क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो जब तक मुझे मैनेजमेंट नहीं पता तो मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे पढ़ूंगा? तो फिर तो वो सिलेबस कवर करने वाली बात हुई। तो अब मान लो आपके स्कूल में मार्केटिंग पहले पढ़ा दिया, फिर उसकी यूटी भी हुई, और आप मेरे को बोलोगे कि मैं हमको मार्केटिंग पढ़ा दे, तो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं तो जो सीक्वेंस से चल रहा हूँ उसको नहीं तोड़ पाऊँ, क्योंकि मेरे को तो एक नया ब्रेन रेडी करना है ना, मेरे को तो माइंडसेट पे बात करना है, मेरे को थोड़ी सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस तो बाय डिफॉल्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर क्या करें? तो ये बुक है रिविजो, ये है 136 पेजेस की, मैक्स टू मैक्स 133 पेजेस है इसमें। इसमें आपके 12 चैप्टर कवर है। तो जहां एक चैप्टर 37 पेजेस में कवर है, वहां ये चैप्टर 15 पेजेस में, 10 पेजेस में कवर है। क्यों? क्योंकि इसको मैंने रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल में बना रखा है। सेम एग्जाम्पल्स भी हैं, एक्सप्लेनेशन भी है, सब हेडिंग भी है, सब चीजें सेम है। देखो आप, अभी यही टॉपिक मैंने ऊपर दिखाया था, इसमें मैंने वहां कितने एग्जाम्पल डाले थे? 3। यहाँ कितने डाले हैं? 1। तो टोटल एग्जाम्पल कितने हो गए आपके पास? 4। टॉपिक एक ही है, पर हमारे पास वेराइटी है। तो क्या हमको याद रखने में प्रॉब्लम आएगी? नहीं नहीं, याद रखने वाली प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। मैंने एक टॉपिक को 4 जगह पे कनेक्ट करके देख लिया, चारों जगह पे मुझे टॉपिक समझ में आया, तो मेरी आंसर गिविंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मेरा नॉलेज का जो कॉन्फिडेंस है वो अब क्या हो जाएगा? पहले से ज्यादा हो जाएगा। क्या ये बात समझ पाते हो आप? तो ये बुक भी मैं आपको शुरू में ही दे दूंगा। तो मान लीजिए अगर आपका शुरुआत मार्केटिंग से होती है या सेकंड बुक से होती है, तो ये बुक आपके पास है, आप 12 पेजेस में पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज कर देना और आपकी यूटी को हैंडल कर लेना। एक चीज़ बहुत क्लियर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, क्लास 12th में हम नेशनल लेवल ग्लोबल एग्जाम देने जा रहे हैं। ये स्कूल की एग्जाम नहीं है, जहाँ आपके स्कूल के हिसाब से मुझे चलना पड़े। स्टैंडर्डाइज बोर्ड है, स्टैंडर्डाइज बोर्ड का पैटर्न है, और उसी बोर्ड के पैटर्न पे मैं चलता हूँ। तो हो सकता है कि साल भर में कई बार आगे पीछे हो, लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि क्लास 12 जो हम बीएस की पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ कोर्स नहीं कर रहे, हम एक लेवल, एक माइंड को अचीव करने के लिए सब मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारों का करियर इसी साल में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है ना, ये एमबी वाले सब ठंडे पड़ जाते हैं यहाँ पे, तो बड़े आराम से अपने को इसको समझना है। क्या यहाँ तक बात क्लियर होती है? चलिए, तो बुक्स मैंने बताई, थोड़े से चैप्टर के बारे में आपको क्लियर कर दिया। अब मुझे लगता है कि आपसे मेजर एक बात शुरू करना चाहिए। आइए, मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक वर्ड मैं आपके सामने लिख देता हूं। ये पढ़ना है, समझा दो भाई। आज से पहले कभी नाम सुना मैनेजमेंट के बारे में? क्या होता है? हाँ, जैसे आजकल बड़ा चलन में है कि टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम मैनेज करना है, और कहाँ सुना है इसको?
सिस्टमेटिक वे में कुछ काम करवा लेना। जैसे अपन बोलते हैं ना आजकल वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, जो शादी वगैरह होती है तो इवेंट ऑर्गेनाइज कराती हैं, तो वहाँ पे मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट लगता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, और क्या समझ आता है? कभी आपने करा लाइफ में मैनेजमेंट किसी चीज़ का? जैसे आजकल एक कुछ चलता है ना, वर्क लाइफ मैनेजमेंट। जैसे मैंने एक रील देखी थी, मेरे को इतना बड़ा मजा आया देख के। दो गर्लफ्रेंड के लिए लॉयल था, दोनों का मीटअप हो गया। तो मैंने मिस मैनेजमेंट है ये तो, नहीं होना चाहिए था। हाँ बोलो, और क्या सुना मैनेजमेंट के बारे में? कुछ तो देखा ही होगा, कुछ तो सुना ही होगा। बात आपको ही करना है, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो बता दूंगा मैनेजमेंट की डेफिनेशन, खत्म हो जाएगी। बताइए। चलो बिजनेस से बात करो। बिजनेस में लगता है मैनेजमेंट होगा? पक्का? एक छोटी सी एक्टिविटी करके देखते हैं। अभी आपके पास क्या क्या रखा है आसपास में, चेक करो। कॉपी है, वाटर बॉटल है, और क्या क्या है? फोन भी है, सबके पास है, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो एक काम करो, कॉपी, वाटर बॉटल, पेन, ये सब यूज करो और एक टावर बनाओ। टावर बना लोगे? कॉपी रखना, बॉटल रखना, ऐसे। मेरे को देखना है कौन कितना बड़ा टावर बना लेता है। चलो शुरू हो जाओ जल्दी से। हर चीज यूज होना चाहिए, कुछ भी आइडल नहीं होना चाहिए आपके सामने। मेरे वाले बच्चे हैं कि नहीं भैया, हम तो कॉपी लेके आए हैं बस। हम तो पेन उठा लाए, सोचे कॉपी ले आए हैं, पेन पास वाले से मांग ले। अरे वेरी गुड। 2 से 3 मिनट है आपके पास, बनाइए जल्दी से। हाँ यूज योर ब्रेन, यस। मेरे को देखना है कि नहीं। बैग ही खड़ा कर दिया, खुद ही खड़े हो जाओ कॉपी में, मैं ही सबसे बड़ा टावर हूँ। अदरवाइज मत ले लेना कि मेरे पास सर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे मैं टावर बना सकता। ऐसे तो फिर कंपटीशन ही खत्म हो गया ना बेटा। इसका सबसे बड़ा वायर। सब रिसोर्स यूज हो गए, कुछ नहीं बचा। सबसे अभी ऊपर किसका दिख रहा है? देखो आसपास में, अक्षिता का है। अभी अक्षिता से ऊपर जाना हो तो क्या कर सकते हैं? कोई कुछ कर सकता है कि देखो अपने में चेंजेस करके देखो। पर ये तो आप दोनों ने मिलके कर लिया ना। से सबने बॉटल पे बॉटल बैठा दी, वाह वाह। और ऊपर नहीं जा पा रहे, तो इसका मतलब अपन ये माने जिनके पास बॉटल नहीं हो तो बेचारे जीत ही नहीं पाए। हमारे दो बच्चे इतना चिंता है कि एक ही पेज है, बेवकूफ टावर बनवा रहा है। पहले पता होता तो 5 लीटर वाली बिस्लरी उठा लाता। और कुछ लगा पा रहे हो दिमाग? नहीं बस। हाँ ये भी रख सकते हैं, वेरी गुड। हाँ। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और मुझे देख के बताओ, ये जो आपने टावर अपने लिए अवेलेबल रिसोर्सेज से बनाया है, क्या ये एकलौता तरीका था जो एक बार में बन गया, या आपने थोड़ा दिमाग लगाया इसमें? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के देखा? पहले ये वाली बॉटल रख के देखते हैं, नहीं इस पे नहीं बैलेंस हो रहा, दूसरी रखते हैं। बेस अलग, एक काम करते हैं मोटी वाली बुक नीचे रख लेते हैं, है ना? ऐसे सब कर रहे हैं आप। इससे हमें क्या समझ में आता है? हम सब अलग अलग हैं अभी।
हर बच्चा अपनी अपनी सीट पे है। आप ऐसा फर्ज कीजिए कि आप सब लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं और एक ही मार्केट में हैं, और सबका काम क्या है कि हमको कुछ डेवलप करना है। सबके पास रिसोर्सेज अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से। अब कोई बच्चा नहीं लाया बॉटल, तो हम क्या मानेंगे? कैपिटल नहीं है, यही बोलेंगे ना। किसी के पास 4 बॉटल रखी होंगी, किसी के पास बॉटल ऐसी होगी जो काम आ जाएगी। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो कोई भी व्यक्ति यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, लेकिन सब ने कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके, या मैं सही शब्द बोलूं तो कुछ ना कुछ मैनेज करके अपना टास्क अचीव कर लिया। क्या बात समझ में आई आपको? कुछ ना कुछ करके हमने क्या अचीव कर लिया? अपना टास्क अचीव कर लिया। तो पहला वर्ड जो मेरे सामने आता है वो ये आता है कि अगर मुझे कुछ भी करना है तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? कोई टास्क होना चाहिए। जब तक टास्क नहीं होगा जब तक मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। मतलब आप घर से कॉपी लेके निकले थे तो ये सोच के निकले थे कि आज टावर बनाएंगे स्कूल क्लास जाके? ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर ऐसा होता तो शायद आप और वेल प्रिपेयर्ड होके आते। कुछ लोग ईंट पत्थर ही ले आते कि चल आज घर ही बना देंगे इसके, है ना। अच्छा, मैं जैसे लड़कियों को बोल देता कि आज टावर मेकिंग कंपटीशन है, तो वो बढ़िया ले आती हैं वो फूल और पत्ती और बिल्कुल लगा देती हैं ऐसी झालर वालर बिल्कुल लाइट, है कि नहीं। वो DIY चली जाती है कि भाई हमको शॉपिंग करना, कल से कंपटीशन है। सबका अपना अपना रहता है। अगर आपको पता हो तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे ना। क्या भी लाइन समझ पा रहे हो? मैं बार बार क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पता हो तो आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे ना। जैसे आपको पता था कि क्लास 11 की एग्जाम होगी और उसमें मैथ्स है अपना, और आप वेल प्रिपेयर्ड होंगे ना, और आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आपके पास बुक होगी, फैकल्टी होगी, तो वेल प्रिपेयर्ड होंगे आप। फिर फैकल्टी भी कभी कभी मिल जाती, मल्टीपल रिविजन्स। हाँ, पेपर किसका अच्छा गया? अकाउंट्स का, मैथ्स का? अकाउंट्स का। कितने रिवीजन करे अकाउंट्स पे? नहीं, मैंने कितने कराए? कराए ही नहीं। मैथ्स में कितने रिवीजन हुए? 3-4 बार। एक बार पढ़ाओ, ढंग से पढ़ाओ। ये क्या मतलब है? बच्चा नंबर नहीं बता पा रहा है। तो पर पता तो था ना, टास्क तो हमें पहले से ही दिया हुआ था ना, तो हम वेल प्रिपेयर्ड थे क्या? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आप लोग वेल प्रिपेयर्ड थे क्लास 11 के लिए? थोड़ा सोच के देखिए। जो भी बच्चा अभी एग्जाम क्लास 11 में फर्स्ट आया होगा और आप नहीं आए हैं, अगर, या आप आए हैं और जो नहीं आया है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब दिव्य शक्ति काम कर रही है उसके पीछे, कुछ ऐसा कुछ है। क्या था फिर? प्रिपरेशन। वेल प्रिपेयर्ड होगा। नो वन इज परफेक्ट, एवरीवन इज वेल प्रिपेयर्ड। जितना ज्यादा आप वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस सही रहेगा, उतना आपके पासिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, अचीविंग प्रोबेबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो वेल प्रिपेयर होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है। छोटी लाइन में बोल दिया मैंने। पहली चीज तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि टास्क का शब्द जो मैं यूज कर रहा हूं, ये मतलब समझते हो आप? आर यू अवेयर विद द वर्ड ऑफ टास्क? टास्क मतलब कुछ काम दिया है उसको करना है। इसके सिनोनिम्स बता सकते हो? पर्यायवाची शब्द, जैसे सूरज का रवि। हम्म। आर यू अवेयर ऑफ सिनोनिम्स एंड पर्यायवाची? ऑब्जेक्टिव, यू कैन यूज ऑब्जेक्टिव, ओके। और गोल, ओहो, डोंट लूज योर गोल फॉर। कहीं कहीं सुना है मैंने। हाँ, और बहुत सारे होते हैं, बताओ। महिलाएं भी बोल रही? अब तो आ गया फेमिनिज्म, बोल सकते हैं आप। छूट है आपको। बताओ ना सिनोनिम, और कोई ध्यान नहीं आता? अबे तुम 12 साल कॉन्वेंट में पढ़े, क्या मतलब? टारगेट बोल सकते हैं, टारगेट। और
टारगेट, गोल, ऑब्जेक्टिव, टास्क, सब ले देखिए एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं एक वर्ड यहाँ पे फाइनल करता हूँ, वो क्या वर्ड है? गोल। बड़े सारे मोटिवेशनल स्पीकर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपको अपनी लाइफ में करना क्या है। आपकी लाइफ का अगर गोल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? कहां से लाए वो शब्द? मैनेजमेंट से। यहां पे हमने बात करी कि अगर मैं आपको बोलूंगा कि बनाइए टावर बनाइए, तो जब तक मैं टास्क नहीं दूंगा, गोल नहीं दूंगा, आप इसको नहीं चलाओगे। अपने आसपास की रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं करोगे। ये वर्ड याद आता है, यूजेस, यूजिंग रिसोर्सेज ऑप्टिमली, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये सब शब्द सुने हुए हैं, बट कहाँ पे हैं ये? इको में थे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज था ना वहां पे, इकोनॉमिक के लिए। तो अगर थोड़ा याद आए तो इकोनॉमिक प्लानिंग भी होती है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान सुना है? तो कुछ गोल होता होगा इकोनॉमी का, इसी के लिए वो प्लान करते होंगे। प्लान करते होंगे तो क्या करते होंगे? किसी न किसी रिसोर्सेज को हैंडल आउट करते होंगे। अच्छा, समझ पा रहे हो यहां तक? ठीक है। तो एक चीज अभी इतने चर्चा में मैं समझा कि मैनेजमेंट पिक्चर में तब आएगा जब पिक्चर में क्या होगा? गोल। क्या यहां तक बात क्लियर है? मैनेजमेंट पिक्चर में कब आएगा? जब पिक्चर में क्या होगा? गोल। किसी ना किसी प्रकार का गोल होना जरूरी है। जब तक गोल नहीं होगा हम मैनेजमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे सिंपल एग्जांपल, आज कितने बजे क्लास थी आपकी? 4:30। 4:30 बजे आप डॉट आ गए थे। आज आपका दिन का स्केड्यूल क्या था? स्कूल गए थे क्या? जो गए थे उनका स्केड्यूल अलग होगा, जो नहीं गए थे उनका स्केड्यूल अलग होगा। सब 4:30 बजे पहुंच गए, ऐसे कैसे? क्योंकि टास्क कॉमन था, सबको 4:30 बजे पहुंचना है। ठीक, कुछ 5-1 मिनट आगे पीछे होंगे तो भी उनको पता होगा मेहुल कौन सा 4:30 ही जाएगा। ठीक है, पर आप थोड़ा सा पीछे जाके कैलकुलेट करो, कितने ऐसे हैं जो स्कूल गए थे तो फिर नहा के गए थे, और नहीं नहा के गए थे तो आके नहाए क्योंकि क्लास जाना है, क्या पता आज आ जाए। बहुत दिन बाद मिलने का मौका मिला। ऐसा कुछ है। आज हो सकता है लड़कियों का वो हो कि आज तो वो हेयर डे है, वॉश करना है आज तो थोड़ा 1 घंटा पहले प्रिपेयर किया हो गया होगा। नहीं, हेयर वॉश डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। You have to make first, shampoo, then you have to make a hair mask first, then shampoo, then conditioner. You have to give time to absorb. There's so many things. They have to blow dry. It's a long process. Suddenly लाइट चली गई गर्मी में, अब एक तरफ के बाल सूखे हैं, दूसरे गीले। ऐसा होता है? नहीं होता है। लड़कों का सिस्टम। अच्छा चल, कहाँ चलना है? कहाँ हो? घर पे। कितनी देर में आओगे? 2 मिनट, आ गया। तैयारी थे? अरे कल तैयार क्या होना, लोअर पे ना आ गए। इससे ज्यादा तैयार क्या हो सकते हैं? इसलिए तो मेरे घर के आसपास बच्चे मिलते हैं, ये मेरे को पहचान ही नहीं पाते हैं। कह रहे आप घूम रहे थे बनियान? हाँ। गन्ने के जस वाले क्या क्या कर रहे थे आप? अरे कुछ नहीं है, काम रहते हैं। इनका एक दोस्त तो मेरे को आए दिन मेडिकल पे ही दिखता है। मैंने सोचा तू क्या करता है? बोले सर आप मेरे को बताओ, आप रोज यहाँ क्यों आते हो? मेरा तो ठीक है, मैं तो बच्चा हूँ। मैंने सेम रीजन, मैं भी बच्चा हूँ, और बच्चों से बचने के लिए दो ही रीजन होते हैं, या तो छोटा बच्चा हो तो बीमार है। मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो वी कैन से मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड थिंग। व्हाट वी कैन से? मैनेजमेंट इज अ, रिपीट, मैनेजमेंट इज अ goal oriented thing. Okay. Now look at this word very carefully. Okay. Use your mind, use your brain. और मुझे बताओ इसमें 3 शब्द हैं, और मैनेजमेंट शब्द 3 शब्दों से बना है।
ठीक है, वो 3 शब्द क्या है? ट्राई टू एब्स्ट्रैक्ट, निकालो, कोशिश करो। मैन दिख गए होंगे फटाफट हैं देयर इज अ वर्ड मैन। हम्म, एज, वाह, बड़ी इंपॉर्टेंट नहीं एज क्या है आपकी? नहीं, वो वाली बात नहीं करना है बेटा। मैनेज, वेरी गुड समटाइम्स बीइंग सिंपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेज, तो ये हो गया मैनेज, मैन, और लास्ट में क्या बचा? टी। हाँ ना, बोलो। टी के लिए मैं एक वर्ड दे देता हूं। चलो, अभी टी पे वर्ड है नहीं, एक वर्ड आपने सुना होगा, टेक्टफुली, सुना है? क्या मतलब होता है टेक्टफुली का? टेक्टिकल्स वर्ड सुना है? टेक्टिकल, टेक्टिकल बोल रहा हूं मैं, है ना? टेक्टिकल एक वर्ड होता है। टेक्निकल सुना है? स्किलफुल सुना है? जैसे ही टेक्ट होते हैं किसी को, वो सुना है हिंदी में बोलते हैं हम कोई भी चीज को जीतने के लिए वो 4 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, क्या बोलते हैं? साम दाम, क्या बोलते हो उसको? दंड भेद। ठीक है, ये टेक्टिक्स है। कुछ भी करेंगे पर क्या करेंगे? जीत जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? तो टेक्टिक्स मीन्स कुछ भी करके जीत जाना। तो 3 शब्दों का लिंक है, मैनेज, मैन, टेक्टफुली। रिपीट करेंगे, मैनेज, मैन, टेक्टफुली। वुमन नहीं लिखा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैनेजिंग, आप देखो, लिख पढ़ने मैं नहीं बोलता हूं। मैनेज, मैन, टेक्टफुली। इसको थोड़ा सा ब्रीफ करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेज? द सिंपल वर्ड मैनेज मतलब क्या? जैसे क्लास का एग्जांपल देता हूं कि आप स्कूल में बैठे हैं और क्लास में 40-50 बच्चे हैं और फैकल्टी नहीं है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लास का माहौल कैसा होगा? क्योटिक होगा। सब लोग बहुत डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये सब होगा। फिर जब टीचर आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है? क्लास को शांत करता है। क्यों? क्योंकि केओस में हम कोई भी काम नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ पाते हो? अभी जैसे मान लीजिए अगर आप इंटरनली कोई चीज से परेशान है, ठीक है, मेंटली कोई चीज आपको बॉदर कर रही है, तो क्या आप अपना 100% काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। जैसे बड़े सारे लोग होते हैं, जैसे मैं अभी इन दिनों की चर्चा में एक बात बताता हूँ। बड़े सारे बच्चे हैं जो अभी सी अटेम्प्ट देंगे मई का, तो उन्होंने बोला कि यार वो होली रंग पंचमी नहीं खेल पाएंगे क्योंकि छुट्टी हो जाएगी, एक एक दो दो दिन का वो हो जाएगा, है ना? तो होली नहीं खेलेंगे। तो सपोज करो हमारे दोस्त हैं, इन्होंने सीए का अटेम्प्ट देने का सोचा और कहा कि इस साल होली नहीं खेलेंगे भाई, क्या बड़े हो गए, क्या होली खेलना हो, और जो होली किसके साथ खेलना, जो किसी और की होली है उससे क्या खेलना। वो जो सपने सपने थे कि पहले तुम मुझे रंग लगाना, अब वो तो रंग लगवा रही है सबसे। ठीक है कि नहीं? रंग लगाने वाले रंग दिखा रहे हैं, तो अब क्या, तो अब होली नहीं खेलेंगे, पढ़ाई करेंगे। पर भाई साहब, होली नहीं खेल रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन स्टोरी देख रहे हैं होली की, और फिर फील कर रहे हैं कि यार होली खेलता तो मजा बड़ा आता। अब आप मेरे को बताओ, क्या इनका पर्पस फुलफिल हो पा रहा है? इन्होंने होली खेलने ना खेलने का डिसीजन क्यों लिया था? क्योंकि इन्हें पढ़ना था। अब ये फिजिकली होली के ग्राउंड पे मौजूद नहीं है और मेंटली पढ़ाई में मौजूद नहीं है, तो ये पढ़ पाएंगे क्या? नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब ये क्योटिक सिचुएशन है। ह्यूमन माइंड 90% ऑफ द डे क्योस में रहता है। इसीलिए तो हमको सिखाया ना, ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेट करो। क्यों ये शब्द हमको सिखाते हैं? पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने से तो भोलेनाथ दिखते हैं, पढ़ाई में क्यों ध्यान लगाओ? कंसंट्रेशन जरूरी है। कंसंट्रेशन नहीं, मैनेज करना जरूरी है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेज करना खुद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे आज की इस जेनजी क्राउड में इमोशनली वॉलेटाइल है, इमोशनली स्टेबल नहीं है। क्योंकि इमोशनली स्टेबल नहीं है तो अचीविंग रेट कम है। जैसे आपके पापा बोल रहे हैं कि हमारे जमाने में तो हम ये करते, भाई तुमको डिस्ट्रैक्ट कौन करता था? पापा रहने वाले इंदौर के, विजयनगर के, ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएंगे? मेघदूत तक।
भंवर कुआं तक 40-50 किलोमीटर में डिस्ट्रैक्शन था पापा के लिए। ठीक है ना। हमारा जो बच्चा है, हमारा जो लक्ष्य है, ये ओमेगल चलाता है, इंटरनेशनल डील है इसके पास। इंस्टाग्राम से कहां पहुंच गया है ये, इंटरनेशनल लेवल का डिस्ट्रैक्शन है। नहीं, पापा से पूछो कि पापा वो आपके टाइम पे ऐसा होता था कि जैसे आप गली से निकले तो आपने किसी को डांस करते हुए देख लिया तो आप रुक गए 15 सेकंड के लिए, ऐसा है कुछ? नहीं, छुप के जाना पड़ता था, पैसे लगते थे। हमारा लक्ष्य फ्री में देख सकता है। क्या नया ट्रेंड आया है यार, इस पे डांस देखेंगे। तो जब डिस्ट्रैक्शन इस लेवल का है तो आप नहीं उम्मीद कर सकते कि आप उस लेवल का रिजल्ट दे पाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपके सामने आपका इमोशनल जो फेज है, जो आपका माइंड है, वो मैनेज्ड नहीं है, केओस में है। किस में है? बोलो मेरे साथ, किस में है? केओस में है। अगर मैं अभी इसी टास्क को जो मैंने आपको दिया ऐसे बोलूं कि सब मिलके अपने पास जितने रिसोर्सेज है सब लगा के एक टावर बना दो, तो जो काम अभी आपने 2 मिनट में कर दिया वो आप 1 घंटे में नहीं कर पाते, क्योंकि अपनी अपनी पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है। फिर आया ना, झगड़ा करने लग गए, 4-5 लड़कों को काम दे दो। जो होली कितना अच्छा त्योहार है कि भैया रंग लगा दिया जाए, पर रंग का लगाना है उनको, उनको कपड़े फाड़ना है, उनको घसीटना है। सिंपल सिंपल जाओ, रंग लगा के घर आ जाओ, कितना अच्छा है। नहीं, और ऐसा नहीं कि कम उम्र के, जैसे आप तो कम उम्र के बच्चे हो ना, तो आप तो करोगे ये सब चीजें। आप जेठालाल को देखो, वो अय्यर को पक्का रंग लगा रहा, उसको लगा हुआ है पक्का रंग, पहले काला पूरा। मैंने इंदौर में देखा, बाबा सुपारी गैंग देखी मैंने, इलायची गैंग, प्योर सिल्वर। सिल्वर का रेट बढ़ा हुआ, मेरे को लगा यहां घूम रहा है सिल्वर, बताओ। भयंकर काम। क्योंकि लड़कों को छोड़ोगे तो यही सब करेंगे। जैसे मेरे से कोई एक दिन व्यक्ति ने पूछा कि आपको क्या लगता है इस दुनिया में लड़के क्या मर्द औरत के बिना रह सकते हैं या औरत मर्दों के बिना रह सकती है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं, दोनों का होना बहुत जरूरी है। ये दुनिया बिना औरतों के चल ही नहीं सकती। बोले कैसी बात, अभी तो बोल रहे हो, वैसे तो सब बुराई करते हो। मैंने नहीं नहीं, बहुत जरूरी है। ये दुनिया अच्छी औरतों की वजह से चलती है, मर्दों की वजह से थोड़ी चलती है। क्यों? अगर आप औरतों को हटा दो और मर्दों के हाथ में सब दे दो कि अब तुमको संभालना है, तो लड़ने लग जाएंगे। जो भाई फोन लगा दे कि भाई मेरे को गाली दे दी, तू आ जा तो जरा, तो ये तो इतनी इतनी सी बात पर लड़ने लग जाते हैं ये। गाड़ी ठुक गई, लड़ने लग गए। अभी वॉर हो रही है, बम मार रहे हैं एक दूसरे पे। बम क्यों मार रहे हैं? एप्स्टीन फाइल खुल गई, सब लड़कों के पीछे रह गए। बोले अब क्या करें? बोले झगड़ा। सॉल्यूशन नहीं है, झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे को बम मारेंगे, सब लोग टेंशन में आ जाएंगे। बम मार रहे हैं एक दूसरे को, हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं, क्या बम नहीं मार रहे हैं। और एक और है पोटेंट प्लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली कॉम्पिटेंट, वो हमारे नॉर्थ कोरिया के हैं। वो इरिटेटेड है कि यार मेरे को बुला ही नहीं रहा, मैं भी खेलूंगा, मेरे पास सब खिलौने हैं, बैट बॉल है मेरे पास, आप मेरे को बुलाओ तो। कितने बढ़िया बढ़िया मीम देखे मैंने उसके। मार दिया उन्होंने भी, हाँ वो तो। बताओ, आपको पता है नॉर्थ कोरिया में कितना अच्छा आदमी है वो, उसका माइंड कितना अच्छा है। कोविड हुआ, 8 लोगों को पकड़ा गया कि कोविड हुआ, उनने सबको गोली मार दी, कोविड खत्म। बोले 1 साल लेके वैक्सीन बनाएंगे। अरे भाड़ में जाओ, कोविड ही हटा दिया मैंने तो। बेस्ट आदमी लगता है मेरे को, कितना बढ़िया आदमी हो। तो जेंट्स के हाथ में छोड़ सकते हैं अपन कुछ नहीं, ये तो सब उत्पाद मचाते, आग लगा दे। इसलिए लेडीज का होना जरूरी है, वो ये सब रोक के रखती। उन्होंने उलझा रखा है पतियों को, घर आते हुए सब्जी लेके आना, वो टेंशन में, उसका मन तो लड़ने का है। इसलिए देखना पापा पापा ये सब साउथ की मूवी बड़ी देखते होंगे, एक्शन मूवी, क्योंकि अब लड़ तो पा नहीं रहे, तो देख के खुश तो हो जाए। उनको पता है कि झूठा मार रहा है रजनीकांत, कोई उड़ थोड़ी रहा है यार, पर अच्छा तो लग रहा है। मारो बोल, बहुत मारो, धुरंधर बनेंगे, तो बदला लेना है। बैलेंस आउट मैनेजमेंट, दिस इज
द बेसिक पर्पस ऑफ द स्टोरी इज वी बोथ हैव, मतलब डिस्पाइट ऑफ मेल एंड फीमेल, एवरी इंडिविजुअल हैव मैस्कुलिन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी। मर्दों में मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है तो ये उत्पात करने की कोशिश करते हैं, महिलाओं में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होती है तो इनका केयरिंग पार्ट है। इंसान के अंदर दोनों होती है। मैंने ऐसे लड़के भी देखे हैं जिनकी फेमिनाइन बढ़ जाती है कभी कभी, वो फिर पिंक कपड़े पहनने लग जाते हैं, पिंक ट्राउजर वो। और मैंने ऐसी लड़कियां भी देखी है जिनकी मैस्कुलिन बढ़ जाती है कभी कभी, तो वो फिर सबको भाई बोल के बात कर, और भाई कैसा है, ऐसा देखे होंगे आपने। दो लड़कियां आपस में भाई करके बात कर रही हैं, यो ब्रो। भवंस में है ये वाला काम नहीं। we both have the energies, to what we have to do, we have to balance the chaos every time। हर रिसोर्सेस के क्योस को क्या करना है, बैलेंस आउट करना है। बैलेंस कैसे करेंगे, मैनेज करके। बैलेंस कैसे करेंगे, मैनेज करके। दूसरा शब्द हमारे सामने क्या आता है, मैन। व्हाट डू यू मीन बाय मैन? सर आप। हमारी नजर में तो एक ही मर्द हो आप। हाँ, ये तो चलो ठीक है, मैं जानता हूँ, थैंक यू आपने ये कहा, सबकी इस पे सहमति भी मुझे मिली, पर ठीक है। बताइए, वाई मैनेजिंग मेन? अच्छा, मेन इंक्लूड्स वुमेन ना, आप ऐसा बोला वुमेन तो बोला नहीं, दैट इज इक्वल राइट्स, फालतू बात। मेन इंक्लूड्स वुमेन ऑल्सो। हाँ, वाई वी हैव टू मैनेज मेन? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या लगता है आपको, बड़ा बिजनेस पैसों की वजह से बड़ा होता है या काम करने वाले लोगों की वजह से बड़ा होता है? मतलब मैं आपको बोलूँ, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, बिजनेस कर लो, तो आप कर लोगे? आपको लोग लगेंगे, तो वो लोग आपकी बात सुनेंगे। जैसे राजा एक होता है, प्रजा तो बहुत बड़ी होती है, तो प्रजा का किसी दिन दिमाग खराब हो जाए, क्या है जिसको अपन बाहर निकलेगा रानी के साथ, रोक लेंगे इसको, तो क्या कर लेगा राजा? अब जैसे नॉर्थ कोरिया में पूरी कम्युनिटी इकट्ठा हो जाए कि इसको निपटाना है, तो वो डिक्टेटर अपने आप को बचा पाएगा क्या? नहीं बचा पाएगा ना। लेकिन अगर वो बच गया, एक बहुत पुराने राजा हैं बहुत अच्छे, चंगेज खान, कभी नाम सुना हो आपने तो, मेरे को बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे आदमी थे, नोबल आदमी थे, नोबल। उन्होंने देश दुनिया का बहुत भला किया और बड़े आर्टिस्टिक आदमी थे, आर्ट और कल्चर में बड़ा विश्वास रखते थे। जैसे मान लीजिए कहीं युद्ध लड़ करने गए तो वहां की जगह जीत ली, तो वहां की जब जगह जीत लेते थे तो जो उनके सिपाहियों को मारते थे, तो अब इनका क्या करें, तो गेट बनवाते थे स्कल का, सारे सिपाहियों का ऐसा स्कल जोड़ के गेट बनवाते थे। आर्टिस्टिक आदमी, आर्ट प्रिय। और फिर मुआयना करने जाते थे, तो कभी कभी जैसे मान लो गेट देखा, इस पे स्कल ठीक नहीं है, तो रिप्लेस करा देते थे, बोले इनका काट के लगा दो। नोबल आदमी, ह्यूमन हार्ट खाने के शौकीन थे। रोज एक आदमी इसको बुलाते थे कि आना, वो किचन में काम है आपसे, खोल दो बोले इसको। वेरी आर्टिस्टिक। इतना कहर उस आदमी का था, फिर उनकी मृत्यु हो गई। ही इज द ओनली पर्सन, मरने के 10 साल बाद, 10 साल तक उनके राज्य में बगावत नहीं हुई। होते ना कि अब तो राजा नहीं रहा, जो मर्जी है करो, क्लास में सर नहीं है, चलो अपन तो खेलें, बॉल लिया खेलें। 10 साल जनता चुपचाप रही। बहुत लोगों ने बोला कि गया वो, अरे बोले भैया वापस आ गया ना, अगर कोई भरोसा नहीं है उसका। मैनेजमेंट था उसका, डिक्टेटर ओरिएंटेड मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट था। मैंने फिर आपसे सवाल पे मैं वापस आना चाहता हूं कि अगर बहुत पैसा हो तो बिजनेस हो सकता है क्या? बोलो, या लोगों को यूज करना पड़ेगा आपको, बिना यूज करे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अकेले कितने काम करोगे, सोच के देखो आप। अगर मैं 24 घंटे भी काम करूं, जैसे
बड़े सारे लोग अभी क्लास 12 के बाद ये सोचते हैं कि हम ये पढ़ाई करेंगे, ये जॉब करेंगे, ऐसा करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 24 घंटे भी काम करके आप 5 करोड़ का घर खरीद लोगे क्या? जॉब करके 12 घंटे आप जॉब करोगे तो 5 करोड़ का घर आएगा क्या? चलो 5 करोड़ का घर आएगा या नहीं आएगा, एक बढ़िया फरारी 2.25 करोड़ की आप ला के रख सकते हो क्या अपने पास? तो जो ये ला पा रहे हैं वो जॉब कर रहे हैं क्या? नहीं। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो जॉब वाले नहीं कर रहे हैं। अगर हम पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दें कि कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है हम बोलते हैं उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन अभी आप बोल रहे हो कि पैसे से बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस किससे होगा? लोगों से होगा। डिपेंडेंसी है ना बिजनेस की। इकोनॉमिक्स पढ़ा ना आपने, माल बेचना पड़ेगा, माल खरीदना पड़ेगा, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो लेबर इन्वॉल्व करना पड़ेगी। अच्छा मशीन्स है तो मशीन से मैनेजमेंट होता है क्या? मशीन्स का कोई मैनेजमेंट नहीं, बटन ऑन किया बटन ऑफ किया, बस सिंपल। ज्यादा से ज्यादा रिपेयर लगता है। बट व्हाट अबाउट मैन? व्हाट अबाउट ह्यूमन? ह्यूमन को हैंडल करना इज वेरी डिफरेंट। आप सब कहने को क्लास 12th में है, हमने बैच दिया है आपको, इसलिए जब स्कूल्स होते हैं ना, जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, वो आपको है ना हमेशा एक मैनेजिंग प्रोसेस में रखेंगे, सेम यूनिफॉर्म पहना देंगे। इससे क्या हो गया? अब आप मैनेज्ड हो गए। नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल दैट यू आर वेयरिंग अ यूनिफॉर्म। और वहीं आप स्कूल के बाहर यूनिफॉर्म के बाहर देखो अपने आप को, तो आपका एक मेंटली आप अलग फील करते हो, फ्री फील करते हो आप। कपड़ों से इतना इम्पेक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। ये कहाँ से आया है? कि अंग्रेज लाके देखेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में होता था। मजदूरों को बेचानेंगे से तो इनको कपड़े पहनाओ। आज भी आप जाओ डोमिनोज में मिल जाएंगे ना आपको ब्लू पहने हुए। तो क्यों? क्यों है ऐसा? कपड़ों में भी क्लास बना रखा है कि ये कपड़ा ये व्यक्ति पहनेगा, ये कपड़ा ये व्यक्ति पहनेगा। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको समझना। क्यों क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज माइंड चेंजिंग है? क्योंकि जो इसमें ये शब्द है ना मेन, ये बेस्ड है ह्यूमन साइकोलॉजी पे, है ना। हम किसको हैंडल कर रहे हैं? ह्यूमंस को। तो जब तक मैं ह्यूमन की साइकोलॉजी को नहीं समझूंगा तब तक मैं उनसे काम नहीं करा पाऊंगा। तो अब मुझे सिर्फ बिजनेस नहीं समझना, अब मुझे क्या समझना है? ह्यूमन साइकोलॉजी समझना है। और उसके बाद मुझे टेक्टफुली इनको क्या करना है? मैनेज। इसका सबसे सिंपल और अच्छा एग्जाम्पल, पपी देखा? पपी, तू कुत्ते का बच्चा, तो उसको ऐसा बिस्किट खिलाओ, ऐसे बिस्किट दो, जम करता है, उसको बोलो सेट, सेट करता है, रोल रोल करता है ना। तो आपसे प्यार करता है इसलिए कर रहा है। फिर क्या समझ में आता है? जब तक बिस्किट आपके पास है तब तक पूंछ हिलाता रहेगा। अब आप सोच लो कि नहीं ये तो मेरे से प्यार करता है, ये तो सिर्फ मेरे को ही देख के पूंछ हिलाता है, ये सिर्फ मेरा है, ये मेरे बिना जी नहीं सकता, मैंने इसे अपने हाथ से खिलाया है, छोटा सा था ये, इसके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। और आज इसको देखो, किसी दूसरे के हाथ से बिस्किट खा रहा है, बेवफा है ये। नहीं, कुत्ता है वो, उसका कंसेप्ट क्लियर है, आपका नहीं है। उसको मालूम है जो बिस्किट देगा उसके हिलाना, उसके लिए पूछ हिलाना है ना। और मैं कुत्तों की बात नहीं कर रहा हूं, समझ गए ना, कि जब तक आप प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपको चाहिए मिलता रहेगा। पर जब आप ये कर लेंगे ये तो सिर्फ मेरा तकलीफ होती है ना। अच्छा इसमें मजेदार बात है, ट्रेन हो जाएगा वो, बैठना बोलोगे तो बैठेगा, रोल बोलोगे तो घूमेगा। इसका मतलब हर इंसान की नीड है, उस नीड को समझ के मुझसे काम करा सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो क्यों 50 लाख रुपए लगा के कोई बच्चा एमबीए करेगा और फिर 12 लाख की नौकरी करेगा? उसको मैथ्स नहीं आता है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि 50 लाख रुपए मेरा खर्चा हो गया और 10 लाख रुपए साल का ये मेरे को देंगे, जिसमें 5 लाख तो मेरा खर्चा है। अरे कॉस्ट
बिजनेस, कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कुछ तो समझता ना आदमी। मैंने 2 लाख रुपए लगाए, 2.5 लाख रुपए आए। मैंने 50, अरे स्कूल का लगा लो ना बेटा, 12 साल में कितना खर्चा हुआ स्कूल में? लाख रुपए साल का पकड़े तो 12 लाख हुआ। छोटा मोटा सब मिला लिया मैंने, तो 12 लाख का रिटर्न क्या है? अभी मैं खड़ा हो जाऊं कहीं पे तो 12 लाख रुपए देंगे क्या आपको कोई खड़ा होके? आप बोलो नहीं स्कूल अच्छा नहीं था, ना 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 ना। अभी आप ये सब नहीं कर रहे थे। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ टावर, आप ये थोड़ी बोल रहे थे मेरी बॉटल अच्छी नहीं है। यू आर ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद द गिवन रिसोर्सेस। सबका अपना अपना स्कूल है। अब आप ऐसे तो लड़ने ही लग जाओगे, हम खेलेंगे ही नहीं, वो अंबानी के स्कूल से पढ़े हुए बच्चे भी हमारा कंपटीशन है। अरे यार, तो ऐसा थोड़ी होता है। सरकारी स्कूल वालों से हम तो नहीं खेलेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। सबके पास अपने अपने रिसोर्सेज है, पर सबकी साइकोलॉजी अलग है। कुछ लोग रिसोर्सेज कम है, साइकोलॉजी बहुत हाई है, बहुत ही ऊंचा सोचते हैं। कुछ लोग बहुत ऊंचे लेवल पे छोटा सोचते हैं। इट्स ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। एंड इन द बिजनेस ऑफ बिजनेस, क्या लाइन बोली मैंने? इन द बिजनेस ऑफ बिजनेस, इस व्यापार के धंधे में हमें दूसरों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। इस दुनिया में पहली लाइन आज दे देता हूं मैं, 6,500 करोड़ की। पूरे साल भर में बहुत लाइनें दूंगा इसी में, लाइन दे रहा हूं, मार नहीं रहा हूं। तो ये जो लाइन मैं आपको बोलने जा रहा हूं, ऐसी कई लाइनें आपको अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि बहुत नसीब वाले होते हैं वो जो 12th में आते हैं, और बहुत ज़्यादा खुशनसीब वाले होते हैं वो जिनकी 12th में मैं आता हूँ। फिर उनकी 12th रहती नहीं, उनकी ज़िंदगी 360 चेंज हो जाती है। आप ये मत सोचना कि तू ही पनौती होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। वो है, वो पता नहीं है, भगवान का दिया हुआ है कुछ तो। इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक वो जो यूज़ करते हैं और एक वो जो यूज़ होते हैं। 1 मिनट का पॉज लीजिए, मेरे को सोच के बताइए, क्या ऐसा है? इस दुनिया में जो भी हो रहा है उसमें कुछ लोग यूज कर रहे हैं और कुछ यूज हो रहे हैं। सब तरफ लगा लो कैलकुलेशन, छोटा बड़ा सब जगह। अच्छा, किसी को बोल के कर सकते हो ऐसे कि भाई आज तुझे यूज करेंगे? ऐसा नहीं बोल सकते ना, है ना? ऑफेंसिव लगता है ना थोड़ा। हिंदी में बोल दो, आज तुम्हारा इस्तेमाल होगा। ये तो ज्यादा ऑफेंसिव है, नहीं बोल सकते ना, इसलिए है ना। जैसे मैं बोल देता हूँ कि भैया क्या करते हैं? भैया जॉब करते हैं। अच्छा, नौकर हैं? अरे क्या बात है, जॉब नौकर कहाँ से? एग्जीक्यूटिव है? अरे हाँ हाँ, हिंदी में तो नौकर ही है। हाँ हाँ, बात समझ पा रहे हो? तो ऐसा बोल सकते हैं कि यूज करेंगे आज आपका। फिर क्या करना पड़ता है? यहां आता है ड्रामा। बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, ब्रिलियंट स्टूडेंट। संगत खराब है इसकी, पोटेंशियल बहुत हाई है। अगर अपने ऊपर ध्यान देना तो बहुत बेहतर कर सकता है। कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं है, स्कूल में पढ़े, थोड़ा सा ध्यान दे। फोन फोन ने बिगाड़ रखा होगा। फोन, अगर ये इंस्टा हटा दीजिए सर इसका, आजकल का जमाना सर है, सब ड्रामा है, सब रचा है अपन ने। तो अपने को इसमें फंसना नहीं, यूज करना है। कोचिंग आ रहे हैं सीरियस होके नहीं, हंसते खेलने आना है। यहाँ क्लास में 1 घंटा सीरियस हो गए, बाहर चले गए। पूछेंगे लोग, भैया रोज कोचिंग जाते हैं? बहुत पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो एक लड़की आती है इसलिए जाता हूँ। मेरे को तो कितने टकराते हैं ऐसे कि भैया अभी आप क्या सीए हो गया? भैया आपका हो गया, आप बताए नहीं? नहीं, वो आईसीआई नहीं मान रहा है ना। मतलब मेरा तो हो गया है, वो नहीं मान रहा। पागल हो गए हैं आप, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। शादी कब करेंगे? ये नया चालू हुआ है अभी। भैया वो शादी आप कर लेते, तुम कर लो मेरे बदले की, तुम्हारी वाली रख लो। मिलेंगे, यूज होना नहीं है, करना है। 1 सेकेंड है ना, ये सुन के मत चले आना। तो मोलेस्ट नहीं करना है, एक्सप्लॉइट नहीं करना है, यूज करना है।
मतलब तुम सोचो कि बाहर गए हो, भिखारी में लात मार दी कि सर ने बोला था यूज करना है इसका। ये सब मत करने लग जाना भैया। मैं आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं ऐसे, वो क्या सीखता, सिखाना मैं क्या चाहता हूँ, और वो घर पे जाके कुछ, हमारे सर बोल रहे थे कि मार दो उसमें क्या है। अरे सेल्फ डिफेंस कौन बोलेगा। एक्सप्लॉइट नहीं करना है, मोलेस्ट नहीं करना है। यूज करने का मतलब क्या है, मैं साफ शब्द में बोलूं, बिजनेस में एक एंटरप्रेन्योर अपना गोल अचीव करता है, जॉब करने वाला अपना गोल अचीव करता है, तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। मैं आपकी सक्सेस और मेरी सक्सेस को लिंक कर दूंगा, आपका यूज करूंगा, अपनी रिसोर्सेस का यूज करूंगा, मैं भी कुछ अचीव करूंगा, आप भी कुछ अचीव करोगे। दिस इज व्हाट आई मीन व्हेन आई से यूज। ठीक है, वो बात अलग है कि आपका भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा, मेरा फायदा थोड़ा सा ज्यादा होगा। आप जॉब करेंगे तो आपके पास वरना रहेगी, मैं करूंगा तो मेरे पास वर्साचे रहेगा, बस इतना से ज्यादा नहीं। वर्साचे इज कंपनी फॉर बैग, यू आओगे आप उसमें भी। गर्लफ्रेंड नहीं है अभी तेरी, तभी नहीं पता तेरा। मेरे को भी नहीं पता था डायसन जैसी कोई चीज होती है। आर यू अवेयर अबाउट डायसन? 50,000 रुपये का बाल में हवा मारने की मशीन। अच्छा गई, पैसे बच गए। आई होप आई एम वेरी क्लियर विथ इट। क्या सीखी दो बातें मैनेजमेंट से? नंबर वन, यू हैव टू डू मैनेज मैन टेक्टफुली। हाँ ना बोलो भाई, मैनेज मैन टेक्टफुली। इजी में पूरी चर्चाएं हैं। एक शब्द और सीखा था, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज अ, अरे आवाज नहीं है मुझे, मैनेजमेंट इज अ, तो आई होप आई एम वेरी क्लियर विद द इंट्रोडक्शन लेक्चर एंड दी वर्ड। आज सिर्फ शब्द पे बात करी है मैनेजमेंट में। आई होप यू एंजॉयड। और भी ऐसी गहरी चर्चाएं हैं जो मुझे आगे इसमें करना है। ठीक है, तो बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा, प्रोबेबली कल भी मिलूंगा, और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी राकेश सर थोड़ा बाहर हैं 7-8 दिन के लिए, उनके घर में कोई एंगेजमेंट और शादी जैसा माहौल है। उनका नहीं है, उनकी बेटी का। एक्साइटमेंट मत हो जाना। तो लड़कों ने शिट कर लिया, कर रही यार। तो अभी बीएस का कुछ पार्ट अपन साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, विल मीट सून एंड डिस्कस इट।